नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा वेदांत जुडिशियल लॉ क्लासेस आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा है। मध्य प्रदेश सिविल जज, मध्य प्रदेश एडीपीओ के पेपर जो पुराने हुए हैं उनके पेपर का एनालिसिस करते हैं हम। किस टाइप से पेपर आ रहा है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, किस चीज़ पे ध्यान लगा के पढ़ना है, भाई उसको स्कोर करना है, क्योंकि आपको पेपर का स्कोरिंग होता है। देखो, लॉ सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। अगर आप जीएस पोर्शन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आई थिंक आप पेपर हो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सिविल जज का हो चाहे वो एडीसी का पेपर हो। हम 2016 का पेपर का बारे में आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस करके कैसा पेपर आया है उसको पेपर को देखिए, ऐसा पेपर आता है और उसको आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, 106 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1983 में है ना, चंद्रशेखर चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसे फिजिक्स वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो चंद्रशेखर लिमिट एक कॉन्सेप्ट था। चंद्रशेखर लिमिट है ना, जो हमारे फिजिक्स के से रिलेटेड है, तो रसायन केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जीव विज्ञान बायोलॉजी हो गया, लिटरेचर से तो नहीं, तो फिजिक्स के फील्ड से है ना चंद्रशेखर जी थे ना हमारे, जो जिनको 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। ये भी पूछ सकते हैं कि इनको कब मिला था, तो 1983 में। ये भी याद रखना आपको, फिजिक्स में चंद्रशेखर लिमिट दी थी, उन्होंने एक लिमिट दी थी 1.44 समथिंग समथिंग है कुछ ऐसा। तो वो लिमिट दी थी उन्होंने, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं जिसको, तो वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिसे मौत की सजा दी गई थी। कि ये सिविल जज के पेपर में भी ये क्वेश्चन पेपर आई थिंक यहाँ से उठाया गया है। सिविल जज में भी ये पेपर आया था, क्वेश्चन आया था। कम उम्र के खुदीराम बोस, आई थिंक 17-18 साल के थे जब इनको है ना, खुदीराम बोस को है ना फांसी की सजा दे दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। जो है ना, बहुत छोटी उम्र में इनको भी मतलब है ना मौत की सजा दे दी गई थी, बट सबसे छोटे कौन थे? खुदीराम बोस जी थे। ओके, जनहितवाद की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहितवाद की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है, ये पूछ रखा उन्होंने कि कहाँ से हुई है। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके। अगर आप लॉ के अच्छी स्टूडेंट हैं, लॉ को आप लोगों ने थॉरोली पढ़ा है, तो आप समझ गए होंगे कि जनहितवाद की जो अवधारणा हम लोगों ने कहाँ से ली हुई है, यूएसए से आई हुई है। मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है या उसके लिए काम करना, जनहित के लिए काम करना, आम लोगों के लिए काम करना, ये अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? यूएसए से आई है। यूएसए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वॉर एंड पीस के लेखक, तो बुक एक न एक बार पूछी जा रही है। देखिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी बुकें पूछी गई थी। हमारे जवाहरलाल नेहरू की बुक पूछी गई थी, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पूछी गई थी, सचिन तेंदुलकर की बुक पूछी गई है। इवन है ना, हॉकी की जादूगर के बारे में पूछा गया, ध्यानचंद की बुक पूछी। मतलब एक बुक जरूर आती है, बुक को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा। वॉर एंड पीस किसके लेखक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या है? जो टॉल्सटॉय, कपलिंग, चार्ल्स डिकेंस, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की याद रखना, एक्सपेरिमेंट माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये बुक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो है ना, ये जो लियो, जो टॉल्सटॉय है ना, ये बहुत बड़ा नाम है। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं टॉल्सटॉय की, तो इनकी वन ऑफ द बुक क्या है? वॉर एंड पीस, टॉल्सटॉय की। ये बहुत फेमस बुक है, आप लोग है ना इसको गूगल करके देखना, इसके बाद इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा आपको। टॉल्सटॉय की ये बुक है, वॉर एंड पीस। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारतीय मूल के हरजीत सज्जन ने शपथ ली। ये देखिए, ये सीजे में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, मैं समझ गया, यहाँ से पेपर उठा के आपको वहां पे दिया जा रहा है, मतलब रिपीटेड है हो रहा है। तो यहाँ से भी कुछ हरजीत सज्जन ने शपथ ली, तो ये कनाडा के थे। तो ये मुझे ऑप्शन तक याद हो गया, बिना मैंने कुछ देखे मुझे याद हो गया कि कनाडा के थे। मतलब ये है कि आप पेपर देख के समझ जाएंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन पेपर वहां से उठाया है। जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा आप समझ जाएंगे, अरे ये तो उस वाले पेपर से लिया है। एडीजे और सिविल जज में मतलब कॉमन कॉमन क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो कहाँ के थे? कनाडा के थे वो। हरजीत सिंह सज्जन, जिन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पर, ये बिल्कुल वहाँ की है ना, उसमें भी आर्मी में भी काम किया था उन्होंने, डिफेंस में। कनाडा, मैंने उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया था आपको, है ना, प्रीवियस लेक्चर देख लेना हमारा सिविल जज वाला। गोवा किस सन में स्वतंत्र हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप ये देखिए, ऑप्शन में देखिए, 1950, 1956, 1961, 1963। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अपना पौंडीचेरी हुआ ये बहुत लेट हुए थे, है ना। इंडिया के आजाद 47 होने के बाद भी है ना, कुछ लोग थे जो भारत को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और वैसे पौंडीचेरी गोवा इस टाइप की जगह थी
या डचेस वगैरह थे, फ्रेंच थे, वो कब्जा करे हुए थे, वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो है ना, मतलब 1961 में है ना गोवा स्वतंत्र हुआ था, मतलब आजाद हुआ था 1960 बहुत बाद में। देखो 47 में अपन आजाद हुए और गोवा 61 में हो रहा है। मतलब थोड़ा सा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप थोड़ा बेसिक पढ़िए हिस्ट्री के बारे में तो बन जाएगा आपसे। अब देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, मोहन किस किस के बीच में स्थित है, सीधे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस एनालिसिस का उद्देश्य मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या है कि पेपर के क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहे हैं। किस किस के बीच है, भारत पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, भारत चीन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, मैंने बताया था, जैसे डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ये सारी रेखाएं मैंने बताई थी आपको। तो ये भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। फिर किस मुगल शासक के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एमपीपीसीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, किस मुगल शासक के द्वारा काल में है ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगाबाद, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब है ना, जो सबसे पावरफुल रूलर रहा है अकबर के बाद, औरंगजेब। बाकी है ना जहांगीर के समय है ना इन्होंने थॉमस रो था एक, उस व्यक्ति ने जहांगीर से क्या ली थी, परमिशन ले ली थी कि हमें ना अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं पहली फैक्ट्री को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। भारत का वायसराय कौन था जब रॉलेट अधिनियम, देखो 1919 में रॉलेट अधिनियम आया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये रॉलेट इंपॉर्टेंट है भाई। अभी देखिए रिसेंटली 2019 निकला है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन बन सकता है 2020 में भी रॉलेट एक्ट के बारे में। 1919 तो 1919 मतलब आप समझ सकते हैं जिसकी सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, 50 साल, 100 साल, 150 साल जिसकी हो जाते हैं ना, तो वो बहुत जरूरी हो जाते हैं क्वेश्चन बनते हैं उनसे। अब ये पूछा है रॉलेट एक्ट पर किया गया था तब वाइसराय कौन था, कौन सा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्स पॉट, लॉर्ड डेविल। लॉर्ड जेम्स पॉट उस समय हुआ था। देखिए जेम्स पॉट के बारे में एक बात और बताऊं, जेम्स पॉट रिफॉर्म्स भी आपको पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखा हो या फिर पढ़ना है इनके बारे में कि जेम्स पॉट रिफॉर्म्स भी हुए थे, रिफॉर्म्स मतलब सुधार। लॉर्ड जेम्स पॉट ने बहुत सारे सुधार किए हुए थे, हमारे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर था ना उस समय का, उसमें बहुत सुधार लेके आया था जेम्स पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। देखिए पहली दूसरी बार बार पूछते हैं करंटली, मैं कह रहा था ना ये याद रखना, जैसे अभी अपन को विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश में पूछे गए थे, इन्होंने पूछा पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। हुकुम से जीवी मावलंकर, के मुंशी, नी दीवार। देखिए है ना जीवी मावलंकर, आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक सब, अगर कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें दिया रहता है कि जीवी मावलंकर हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर है वो, जीवी मावलंकर बोलते हैं उनको, हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न के प्रथम तीन प्राप्तकर्ता में से नहीं है। तो जब भारत रत्न मिला था तो तीन व्यक्तियों को मिला था, उनमें से कौन सा एक व्यक्ति नहीं है, राधा कृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी, सीवी रमन, एम विश्वेश्वरैया। इनमें से किसको है ना प्रथम तीन तक प्राप्तकर्ता में से नहीं है। विश्वेश्वरैया को बाद में मिला था, ये इन सबको साथ में मिला था। सीवी रमन, राजगोपालाचारी, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन, मतलब ऐसे कह रहे हैं प्रथम तीन, मतलब ऊपर से 1 2 3 पूछा रखा हुआ है। अब देखिए इस विश्वेश्वरैया जी को बाद में मिला था, एक्चुअली बात इनकी नाम है ना इंजीनियर्स डे पे मनाया जाता है विश्वेश्वरैया जी, एक हमारे भारत के सबसे बड़े इंजीनियर माना जाते हैं विश्वेश्वरैया जी। इनके बारे में याद रखना, फिर ये भी पूछा जाता है इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, तो विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है। तो ये व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश में कुल सिविल न्यायिक न्यायालयों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में कुल सिविल न्यायिक जिलों में संख्या कितनी है न्यायालय की, 45, 50, 55, 51। 50 हमारे पास क्या है, कुल सिविल न्यायिक जिलों की संख्या है 50। देखो जिले जितने होंगे उस समय की, देखो 16 के अकॉर्डिंग जैसे 52 हो गए, 53 हो गए, तो हमारे क्या होगा, जितने जिले होंगे उतने जिला न्यायालय होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 50 तो उसमें थे। क्या पूछा है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, ये भी सिविल जज में पूछा गया है क्वेश्चन। मैंने बताया था कि बाण सागर किस पे, सोन रिवर पर है। तो मैंने एक चीज और बताई थी कि सोन रिवर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की है ना ज्वाइंट वेंचर है, मतलब तीन तीन राज्यों से है ना गुजरती है। इसके ऊपर बाणसागर डैम बना है, बाणसागर में बाणवती की भी कर्म स्थली मानी जाती है सोन नदी वहां पर है ना।
उन्होंने अपनी साधना की थी सोन नदी के किनारे। वन्य जीव वन्य जीव के राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष कहता है, वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी बोलते हैं ना जिसको, एनजीटी। तो वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री है ना इसकी अध्यक्षता करते हैं। वन्य जीव बोर्ड होता है जो भारत का, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा ना वो उसकी अध्यक्षता करेगा। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो सीधा आप सीधा क्लिक करेगा समुद्रगुप्त के ऊपर। समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज और बताते हैं, उनने वो ये भी पूछा जाता है समुद्रगुप्त क्या बजाते थे। तो समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? बीणा बजाते थे। ये याद रखना आपको, समुद्रगुप्त के ऐसे सिक्के मिले हैं उनके और बीणा बजाते हुए दर्शाए गए। इस क्वेश्चन में लगभग इतने क्वेश्चन है हमारे। तो ये सेशन यही एंड होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, इन पेपरों को एनालिसिस करके देखिए। जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो आप भी इस पेपर को एनालिसिस करिए और आप 1-2 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा जरूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।